अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस तरह लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री की कंप्यूटर की क्लास कंडक्ट करवाई थी और क्लास में ऑलमोस्ट 20 जो है ओवरऑल क्वेश्चंस जो थे उनमें से 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बोर्ड में पेपर में आए हुए थे और एक लॉन्ग क्वेश्चन था जो पेपर में आया हुआ था। तो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि केमिस्ट्री की जो है क्लास इस तरह कंडक्ट करवाई जाए। तो आज हम केमिस्ट्री के जो गेस्ट पेपर है और उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मेंशन उनको हम हाईलाइट करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसमें आपको क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते थे और मैं आपको वहाँ से रिस्पॉन्ड कर देता था, बटन यहाँ पर भी। क्लास प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन शेयर मैं आपके साथ करता हूँ। पहले तो हम गेस्ट पेपर पर आते हैं चैप्टर वाइज कि जितने चैप्टर्स हम कवर कर सकते हो वे हम कवर करेंगे 1 घंटे की क्लास के अंदर, और जो बाकी चीज़ें रह जाएंगी फिर हम एक और क्लास कंडक्ट करवाएंगे, उसमें वो चीज़ें कवर करेंगे। तो स्क्रीन शेयर स्टार्ट किया। आपके सामने आपकी बुक पे जो है वो कंटेंट्स नज़र आ रही होंगी आपको। टोटल इसमें है वैसे 19 चैप्टर्स हैं, लेकिन आपको पता है कि फॉर्मेटिव और समेटिव बेस पर जो एसएलओस बेस उन्होंने फ्रेमवर्क दिया हुआ है आपको, उसके अकॉर्डिंगली अब आपके टोटल है 15 चैप्टर। स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर से करते हैं और वन बाय वन हम हर चैप्टर को टच करेंगे और उसमें से जो गेस्ट पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं जो बोर्ड पेपर में आ सकते हैं तो हम यहाँ पर डिटेल के साथ उसे एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट चैप्टर है नेचर ऑफ साइंस का, और उस नेचर ऑफ साइंस के चैप्टर में पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ना वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का। ठीक है? उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं उसमें साथ एग्जांपल्स भी आपने डिटेल में कर। अब हम बुक में आते हैं, बुक में देखते हैं टॉपिक्स है कौन सा वाला। जब आप फर्स्ट चैप्टर ओपन करेंगे अपना तो उसमें ये ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है। जैसे फर्स्ट ब्रांच जहाँ पर मेंशन हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, इसमें से आपको डेफिनेशन आ सकती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम उन कंपाउंड्स को डील करते हैं जिसमें कार्बन आ रहा हो, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिसमें कार्बन तो होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंसिडर नहीं किए जाते, बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज डजंट मैच विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला जो कंपाउंड है वो है कार्बोनेट। कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है आपको नाम भी दिए जा सकते हैं और फार्मूला भी पूछा जा सकता है, फार्मूला के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकते हैं। तो कार्बोनेट होता है CO3 नेगेटिव 2 चार्ज के साथ। नेक्स्ट इज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट होता है HCO विद सिंगल 1 चार्ज। नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स। ठीक है, ऑक्साइड्स O नेगेटिव वाले जितने भी आ रहे हैं कार्बाइड्स होते हैं, कार्बाइड में कार्बन नेगेटिव 4 चार्ज। तो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन तो आ रहा होता है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कंसिडर किए जाते। तो उन कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं जो नेक्स्ट ब्रांच है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो उन कंपाउंड्स के साथ डील करती है जिनमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल TBS। ठीक है, TBS लेड सल्फाइड है और इसमें कार्बन नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है, ऑर्गेनिक में नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच होती है जिसमें आप लॉज और थ्योरीज को स्टडी करते हैं। फिजिक्स के रिस्पेक्ट से केमिस्ट्री को स्टडी करना हो तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। मैटर के अंदर चेंजेस क्या हो रही है, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच। एनालिटिकल केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री जिसमें जितने भी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाता है। नेक्स्ट ब्रांच इज बायोकेमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है लाइफ और केमिस्ट्री का मतलब चेंजेस जो हमारी बॉडी के अंदर आ रही हैं। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंजेस को स्टडी करते हैं, चाहे वो चेंज फिजिकल है या केमिकल है, तो उसे हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डील करेंगे। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। को चेंज स्टडी करना है मींस आपने इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस को स्टडी करना है, जैसे ओजोन की डिप्लीशन है, एसिड रेन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का फिनोमेना है, ग्लोबल वार्मिंग है। ये सारे इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इनको हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल के अंदर भी सेम केमिकल चेंजेस को ही स्टडी करेंगे, लेकिन इसमें इंडस्ट्रीज के लेवल पर आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे जाते हैं। दिस मीन्स आपने अमोनिया सिंथेसाइज करना है, तो अमोनिया आपने स्मॉल अमाउंट में नहीं सिंथेसाइज करना, वो आपने लार्ज फैक्ट्रीज के अंदर सिंथेसाइज करना है। तो उस इंडस्ट्रियल लेवल पर जाके अगर आप केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री।
नेक्स्ट इज मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिन के अंदर जो केमिकल फार्मूलाज कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं होने चाहिए, मेडिसिन किस फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन से उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स इंक्लूड करने चाहिए, किस तरह वो जाके आपके बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है या के साथ बाइंड करेगी। मेडिसिन को केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट से स्टडी करना होगा तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट इज पॉलीमर केमिस्ट्री, जैसे प्लास्टिक है, रबर्स हैं, इनको अगर आपने सिंथेसाइज करना है और इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना हो तो वो पॉलीमर कहलाते हैं और पॉलीमर केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज जियोकेमिस्ट्री। जियोकेमिस्ट्री ऐसी ब्रांच होती है जिसमें अर्थ से रिलेटेड या अर्थ की कॉम्पोजिशन में, अर्थ के अंदर जो अर्थ की कॉम्पोजिशन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर जो कंपाउंड्स हैं, रॉक्स हैं, कार्ड्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है, एटमॉस्फेयर है, ये सारे जो है वो हमारे अर्थ का पार्ट है। इसकी अगर स्टडी हम करेंगे तो वो जियोकेमिस्ट्री की तरह है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है जो न्यूक्लियस से रिलेटेड स्टडी को करते हैं। जैसे अल्फा रेडिएशन एमिट हो रही है न्यूक्लियस में तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। गैमा रेडिएशन है, बीटा रेडिएशन है, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट कर रहा है, हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आएंगे। नेक्स्ट इज एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के अंदर हम डील करते हैं। जैसे स्टार्स के ऊपर जो रिएक्शन हो रहे हैं, सन के ऊपर जो रिएक्शन हो रहे हैं, स्पेस के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, वो सारी केमिस्ट्री से रिलेटेड केमिकल चेंजेस जो आ रही हैं वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डील करेंगे। तो ये 12 ब्रांचेस हैं। ये मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है ताकि थोड़ा बहुत आपके माइंड में आ जाए। मेन चीजें क्या है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट डेफिनेशन की बेस पर भी आ सकता है। इन सब में से भी अगर आप इंपॉर्टेंट पूछें तो जो इंपॉर्टेंट है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। पॉलीमर केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो सकती है। इधर आएंगे तो इन्वायरमेंटल, बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। मैंने ये जितनी आपको दी थी उसमें से ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करवाई हैं, ये ज्यादातर आती हैं बोर्ड के। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाए तो आप यहाँ से डेफिनेशन उठाएंगे, साथ को एग्जांपल ऐड कर देंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि 3 ब्रांचेस के बारे में लिखना है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राइट डाउन दी डेफिनेशंस ऑफ या डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, तो सिंपली आपने वहां से डेफिनेशन उठानी है और उस डेफिनेशन को आपने तीनों में एक एक लिखेंगे तो 1 मार्क्स चीज का मिल जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर जैसे सिर्फ पूछा गया राइट और नॉट ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, साथ एग्जांपल लिखेंगे, 1.5 मार्क्स तो आपको 3 मार्क्स। एक तो ये टाइप आ जाती है क्वेश्चंस की इस टॉपिक में से। सेकंड जो टाइप आती है वो आती है कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में आपने आइडेंटिफाई करना है कि ब्रांच कौन सी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक ऐसा कोई न्यूक्लियस है जो अल्फा रेडिएशन एमिट कर रहा है। तो जब भी अल्फा, बीटा या गैमा रेडिएशन आ रही हो, इस तरह का वर्ड कोई यूज हो रहा हो या न्यूक्लियस का वर्ड यूज, पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, हिंट्स हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी ब्रांच हम वहां पर लिखेंगे। तो न्यूक्लियस का वर्ड लिखा हो तो इसके लिए आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री यूज करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको हिंट दिया है कि अगर अल्फा, बीटा, गैमा या फिर न्यूक्लियस का वर्ड कहीं यूज हो रहा है तो वो आपके पास क्या होगी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सेकंड, अगर कहीं लिखा हुआ है एसिड रेन, ठीक है, अगर स्टेटमेंट के अंदर एसिड रेन कहीं लिखा हुआ है, इसके अलावा ओजोन होल, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन से रिलेटेड कोई चीज लिखी हुई है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड कोई टर्म लिखी हुई है जी, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, GHE, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, पोल्यूशन के बारे में कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है या वर्ड आ रहा है, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ठीक है, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप लिखेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये 2 पॉइंट्स आपको अभी तक बता दिए। एक न्यूक्लियर का बताया है जो किससे डील करता है, अल्फा गैमा, अल्फा बीटा गैमा और न्यूक्लियस के लिए। अगर एसिड रेन आ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है, पोल्यूशन आ रहा है, जो ब्रांच होगी जिसमें अर्थ क्रस्ट और बाकी इस तरह की चीजें, अर्थ आ रहा है, एटमोस्फेयर का वर्ड आ रहा है, तो वो जियोकेमिस्ट्री के अंदर लिखेंगे। एस्ट्रोनॉमी में जो वर्ड्स आ रहे होंगे वो ज्यादातर स्टार्स के बारे में पूछा गया होगा, ठीक है, सन के बारे में पूछा जाएगा, स्पेस के बारे में आ सकता है,
ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, तो ये एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर है। अच्छा, मेडिसिन के अंदर जैसे आपको इंसुलिन के लिए पूछा जाता है, इंसुलिन मेडिसिन की फॉर्म में की जाती है, वो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगी। ठीक है, एस्पिरिन, एस्पिरिन टैबलेट है, वो आप यूज करते हैं, वो भी क्या है, मेडिसिन है, मेडिकल केमिस्ट्री के अंदर आ सकता है। तो ज्यादातर वर्ड्स होंगे वो एस्पिरिन या तरह के वर्ड्स। ये दो टर्म्स अगर आप लिखी हुई मिल रही है कहीं, तो आप उसको मार्क करेंगे कि ये मेडिसिनल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल आपको करवा दी है, न्यूक्लियर करवा दी है, जियो केमिस्ट्री बता दी है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री होगी, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बता दी है। अब आ जाते हैं एनालिटिकल के ऊपर या बायोकेमिस्ट्री के। बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो टर्म्स यूज होती हैं ज्यादातर, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं। ठीक है, ये टर्म्स अगर कहीं यूज हो रही हैं, तो आप उससे मार्क करेंगे कि ये बायोकेमिस्ट्री। जैसे ग्लूकोज यूज हुआ है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, बायोकेमिस्ट्री मार्क करेंगे। अगर पूछा जाता है अमाइनो एसिड्स क्या है, बायोकेमिस्ट्री मार्क करेंगे। अगर आप डीएनए और आरएनए के बारे में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, पूछा गया है कि ब्रांच कौन सी है, तो आप बताएंगे कि ये बायोकेमिस्ट्री है। नेक्स्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच होगी जिसमें आप ये बताएंगे कि जो स्टेटमेंट आपको दी जाएगी ना, स्टेटमेंट में लिखा होगा कि आपने ये टेस्ट परफॉर्म करवाया, आपने मेल्टिंग पॉइंट मेजर करना है, आपने बॉइलिंग पॉइंट मेजर किया, आपने डेंसिटी को मेजर किया, आपने मैस जो है वो डिपॉजिट हो रहा है नोड के ऊपर जो भी है, उसको आपने मेजर करना है। उन सब ब्रांचेस को, उन सब चीजों को डील कर रहा है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये सारी चीजें होगी। उसके बाद नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको कंपाउंड अगर दिया जाता है ना, तो कंपाउंड में कार्बन नहीं होगा, तो आप बता देंगे कि वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये सबसे इजीली आइडेंटिफाई की जाती है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको केमिकल फार्मूला दिया जाएगा, और केमिकल फार्मूला लेट से दिया हुआ है C2H4, तो आप बता देंगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर प्रेशर से रिलेटेड पूछा जाता है, टेम्परेचर से रिलेटेड पूछा जाएगा, हीट कंटेंट के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, एंथैल्पी क्या होती है वो इसमें पूछा जा सकता है। तो इस तरह के वर्ड्स जो अगर यूज हो रहे हैं, तो आप बताएंगे कि वो फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारी ब्रांचेस के मैंने आपको हिंट्स बताए हैं। अगर आप ये कर लेते हैं, तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाता है। इस चैप्टर में मोस्टली यही क्वेश्चन आता है कि आपने ब्रांच आइडेंटिफाई करनी होती है या ब्रांच के डेफिनेशंस लिखनी होती है। डेफिनेशंस आपको ये सारी बुक में लिखी हुई है, वहां से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अगर आपसे आइडेंटिफिकेशन का पूछा जाता है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको हिंट्स बता दी है। अल्फा बीटा गैमा वर्ड आ रहा है, न्यूक्लियर है, एसिड रेन ओजोन डिप्लीशन आ रहा है, इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, एनवायरमेंटल है। अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फार्मूला दिया हुआ है, वो आप बता देंगे ऑर्गेनिक है। अगर कार्बन नहीं है, तो इनऑर्गेनिक है। अगर प्रेशर, टेम्परेचर, इस तरह की, या फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पूछा जा रहा है, वो फिजिकल में आ जाएगा। तो ये सारे हिंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अगर आपके यहाँ से कोई चीज मिस भी हो जाती है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर में अपलोड करूंगा, वहां से आप अपने ये नोट्स कंप्लीट। इस चैप्टर में से ये एक ही चीज थी जो आपने यहाँ से अच्छी तरह प्रिपेयर कर ली। अगर फर्स्ट चैप्टर में कोई इशू नहीं है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। जल्दी से मुझे मैसेज कर दें, मैसेज में आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ चैनल के अंदर ही, वहां पर जाके मैसेज कर दें कि इस चैप्टर में से कोई इशू नहीं है आपको, तो फिर हम आगे कंटिन्यू। एक दो मिनट के अंदर जल्दी से वाइंड अप करें, क्योंकि लास्ट टाइमिंग शॉर्ट हो। ठीक है, नो इशू, चैप्टर 1 कंप्लीट। ठीक, एक क्वेश्चन होपफुली कि आपका लाजमी इसमें से आएगा, तो आप इसको ना अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। डेफिनेशंस मोस्टली ने याद की होंगी, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा होपफुली। ठीक है, होपफुली कोई इशू नहीं होगा। डेफिनेशंस आपको मोस्टली याद की होंगी आपने, बस ये ब्रांचेस वाले आइडेंटिफिकेशन का इशू आता है बच्चों को, तो मैंने मोस्टली हिंट्स आपको प्रोवाइड कर दिए। ट्राई करूंगा कि मैं रिटर्न लिख कर भी आपको इशू करूँ। तो वन पे अगर हम सब चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, कुछ चैप्टर 13 का कह रहे हैं, अभी हम 1 पर 2 पर आएंगे, 3 पर हम 15 के 15 चैप्टर्स कवर करेंगे। क्या होपफुली अभी जितने कवर होते हैं अभी कर लेंगे, एक और क्लास आपको मैं दूंगा। तो अभी पेपर्स के टाइम है ना, पेपर के टाइम के अंदर हम इंशाल्लाह 15 के 15 चैप्टर्स कवर कर लेंगे।
ठीक है, मीन्स फर्स्ट चैप्टर में मोस्टली किसी को कोई इशू नहीं आ रहा, तो हम अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जाएं तो चैप्टर नंबर 2 है मैटर के बारे में, और उस मैटर में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, कोलाइड्स और सस्पेंशंस में डिफरेंस क्या आता है, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। अच्छा, तो ये जो चीजें हैं ना, अब हम इन 4 टॉपिक्स को डिटेल के साथ लेके चलते हैं। अब फर्स्ट पे आ जाए, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। सर ये जो पार्ट है ना, ये मोस्टली फॉर्मेटिव में आ गया। ये आप पूछ रहा है कि एग्जांपल्स जो लिखे हैं, एग्जांपल 1.1, 1.2, ये आपका फॉर्मेटिव में चले गया, इतना इसको करने की जरूरत नहीं है। और अब एक दफा अगर आपने और अच्छी प्रिपरेशन करनी है ना, तो आप गेस्ट पेपर के एमसीक्यूज लाजमी प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये मॉडल पेपर के एमसीक्यूज जो मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप चैनल से दे सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 पे आए तो हमने पहला टॉपिक जो वहां पर देखा है, वो लिखा होता प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जो टॉपिक है, टॉप टोटल हमारे पास मेजर्स होते हैं, बस 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फोर्थ वन जो है वो प्लाज्मा है। ठीक है, तो मेजर आपकी बुक में जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है ना, वो 3 की लिखी हुई है। ये जो टेबल बना हुआ है ना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका फिजिक्स में भी आ सकता है, ये केमिस्ट्री में भी है। ठीक है, दोनों में है, तो अच्छी तरह एक दफा प्रिपेयर करेंगे, दोनों में आपका कवर हो जाएगा। सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है कि अगर हमारे पास गैस जो होती है, उनकी डेंसिटीज होती है लो, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अगर हम एक डायग्राम सी बनाए सॉलिड, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स की, ये देखें ऊपर बनी हुई है, ये है गैस के मॉलिक्यूल। इसमें देखें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है बीच में। ठीक है, इसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर ये दूसरा वाला पॉइंट पर देखें, इसमें गैप कम है। ठीक है, तो ये लिक्विड्स हैं, और इनमें जिनमें गैप बहुत ज्यादा क्लोज होता है, उन्हें हम कहते हैं कि ये सॉलिड्स हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 डिफरेंट टाइप्स की स्टेट्स हैं। अगर जिनमें गैस गैप ज्यादा होता है, उनका वॉल्यूम ज्यादा होगा। जिनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, उनकी डेंसिटी कम होती है, क्योंकि हमें फार्मूला पता है, केमिस्ट्री में भी लिखा होगा, फिजिक्स में भी है, टू मैस बाय वॉल्यूम। डेंसिटी डिवाइड इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम जिसका ज्यादा होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पर भी यही पॉइंट एक्सप्लेन हुआ है कि गैस जो है वो लो डेंसिटी पर होती है, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। लिक्विड की डेंसिटी गैस की कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, और सॉलिड की डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट होती है, क्योंकि डिस्टेंस सबसे कम होगा, वॉल्यूम सबसे कम है। अच्छा, नेक्स्ट इज नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी पर आए। अभी मैंने पॉइंट बताया कि गैसेस के बीच में ऑलरेडी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, गैसेस के बीच में ऑलरेडी डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा कि उनको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, उनके डिस्टेंस को कम कर सकते हैं। लिक्विड के बीच में भी गैप है, लेकिन कम है, तो इसको कंप्रेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मॉडरेटली कंप्रेसिबल का वर्ड यूज होगा। तीसरी चीज क्या है, सॉलिड। सॉलिड के बीच में डिस्टेंस पहले ही बहुत कम है, तो इसको हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते। तो कंप्रेसिबिलिटी का सेकंड पॉइंट है, गैस जो है वो कंप्रेस की जा सकती है। लिक्विड्स को कंप्रेस करना मॉडरेटली कंप्रेस किया जा सकता है, बहुत ज्यादा नहीं कंप्रेस किया जा सकते। और सॉलिड्स को जो है वो हम प्रॉपरली बिल्कुल ही किसी तरह से भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट पे आए, फ्लूडिटी। फ्लूइड हम उस चीज को कहते हैं जो फ्लो कर सकती है। गैसेस मूव कर सकती हैं, फ्लो कर सकती हैं, तो फ्लूडिटी होगी इनकी, कैन फ्लो। लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकते हैं, इनकी भी फ्लूडिटी होती है। सॉलिड्स जो होते हैं वो फ्लो नहीं करते, तो इस वजह से इनकी फ्लूडिटी नहीं होती, और सॉलिड्स को हम फ्लूइड भी नहीं कहते। अगर प्लाज्मा का पूछा जाता है, तो प्लाज्मा भी जो है वो फ्लूइड के अंदर ही आता है, सॉलिड्स फ्लूइड में नहीं होंगे। लिक्विड, गैस और प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड के अंदर आता है। ये आप एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत इजी सा टॉपिक है, 3 पॉइंट्स हैं, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी। डेंसिटी गैस की सबसे कम, लिक्विड की लिक्विड्स की बिल्कुल इंटरमीडिएट, और सॉलिड्स की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है, लिक्विड्स को मॉडरेटली कंप्रेस किया जा सकता है, और सॉलिड्स बिल्कुल कंप्रेसिबल नहीं होते। फ्लूइडिटी, गैसेस फ्लो कर सकती हैं, लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते।
तो ये टॉपिक था आपका गेस्ट पेपर में से फर्स्ट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड एंड एक्वस सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं? अगर हम सॉल्यूशंस एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में हम 3 डिफरेंट टाइप्स की टेस्ट ट्यूब लेते हैं। जो पहली टेस्ट है ना, उसमें सब में हमने इक्वल अमाउंट वाटर यूज किया हुआ है, इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यूज किया हुआ है, ठीक है। ये वाला जो है वो लेट से 10 क्यूबिक सेंटीमीटर या 10 ml वाटर इसमें लगाया था, बाकी 10 ml 10 ml। इसके अंदर मैं कोई सोल्यूट ऐड सॉल्ट ही ऐड है और वो है 1 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम जो साल्ट है पहली वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला हुआ है और दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं ऐड करता हूँ 5 ग्राम साल्ट, मिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। अगर 1 ग्राम जो वाला है, जिस 1 ग्राम को 10 ml में डिसॉल्व किया हुआ है, एक में 5 ग्राम को 10 ml में डिसॉल्व किया है, तो जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इस सोल्यूशन को हम कहेंगे कंसंट्रेटेड। जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है जिसमें 1 ग्राम हमने डिसॉल्व किया है, उसकी सोल्यूट की अमाउंट कम है, की अमाउंट ज्यादा होगी वो कंसंट्रेटेड होगा, जिसमें सोल्यूट की अमाउंट कम होगी वो डाइल्यूट सॉल्यूशन। डेफिनेशंस आपकी बुक में लिखी होंगी, मैं आपको बता भी देता हूँ। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं आर दी वन whose in which solute is in relatively low concentration, और concentrated solution वो होते हैं जिसमें solutes relatively high concentration। तो ये दो डेफिनेशंस हो। तीसरी जो डेफिनेशन इसके अंदर है वो आप लिखा है एक्वस सॉल्यूशन की। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन पे आए, तो एक्वस सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं, सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। सॉल्यूशंस को हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। वाटर के अलावा अगर कोई और सॉल्वेंट यूज करते हैं तो फिर उनको हम एक्वस नहीं कहेंगे। लेट्स से अगर हम अमोनिया यूज करते हैं NH3 एज अ सॉल्वेंट, तो वो अमोनिकल सॉल्यूशन होगा, वो एक्वस सॉल्यूशन नहीं है। तो डेफिनेशन आपकी बुक में सिर्फ एक्वस की लिखी हुई है। तो एक्वस सिर्फ वो होंगे जिसको आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है। जैसे शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन है। साल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन है। तो एक्वस सॉल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ। अच्छा, अगर हम डेफिनेशंस पे चलें तो डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन, ये एक्वस सॉल्यूशन का टॉपिक पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें से आपने डेफिनेशन और एग्जांपल्स करनी है। वैसे डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज सॉल्वेंट इज वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, और इसकी एग्जांपल साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ठीक है। और बाकी जो दो डेफिनेशंस हैं वो भी यहाँ पर इसी टॉपिक में होगी। तो ये वाला है सॉल्यूशंस का जो टॉपिक है, इसमें आपको डाइल्यूट दोनों की डेफिनेशंस मिल जाए। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक हमारा जो है वो है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं। फिर हम कोलाइड और सस्पेंशन पे भी आ जाएंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, आपने करना ये है कि आपने एक बीकर लेना है, लेट्स से 100 ml उसमें वाटर ने ऐड किया हुआ है, डिसॉल्व कर रहे हैं। 2 स्पून शुगर डाली, डिसॉल्व होगी, 3 टेबल वो भी डिसॉल्व होगी। जब तक उसके अंदर वो चीज डिसॉल्व हो रही है, उस सॉल्यूशंस को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अगर वो सॉल्यूशन इसी तरह चलता जा रहा है, आप डिसॉल्व करते जा रहे हैं, डिसॉल्व होता जा रहा है, मिक्स ऐड कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, मिक्स होता जा रहा है, जब तक उसके अंदर सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है तब तक वो सॉल्यूशन होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेफिनेशन में देखें, विच अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड देन विच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट। अभी वो सैचुरेट नहीं हुआ, अभी उसमें और शुगर ऐड की जा सकती है, अभी उसमें और सोल्यूट ऐड किया जा सकता है, तो वो अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि ये जो अनसैचुरेटेड था, इसमें आपने और शुगर डाली और शुगर डाली, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसमें थोड़ी सी और शुगर भी डालेंगे ना तो वो डिसॉल्व नहीं होगी, वो नीचे सेटल करना शुरू होगी। मींस 3 तक वो डिसॉल्व हो रहा था, थोड़ा सा भी इसमें 4 टेबल स्पून ऐड किया तो वो डिसॉल्व नहीं हुआ सेटल कर। तो अब ये जो सॉल्यूशन बना है ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। दोनों की डेफिनेशन एग्जांपल आप अपनी वर्डिंग में बना सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन आपने यहां से ही याद करनी है प्रॉपर्ली। डेफिनेशन आप ट्राई किया करें बुक से ही, अपनी तरफ से ना लिखा करें, डेफिनेशन बुक से याद कर लेनी है। एग्जांपल आप बना सकते हैं, take 100 ml of water, add a tablespoon of sugar in it, it will dissolve, then it is a unsaturated solution. Keep on adding sugar, if it does not dissolve further, then it will be a saturated solution. अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है उसी को आप फर्दर हीट करें।
तो क्या होगा कि ये जो एरर की थी ना, ये डिसॉल्व होने लगी। अगर ये डिसॉल्व हो जाती है तो ये जो अब नया सोल्यूशन बना है, जो हीट करने की वजह से बना है, वो है सुपर सैचुरेटेड। कि अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है, उसमें और शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही, तो आप उसे हीट करेंगे तो आप एक्स्ट्रा शुगर भी उसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये आपकी थर्ड डेफिनेशन। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। कोलाइड एंड सस्पेंशन, और इसके साथ एक टॉपिक होता है सोल्यूशन का भी। ठीक है, ये टेबल भी बना होगा, उसकी पुरानी वाली जो बुक थी उसमें टेबल बना हुआ था, इसमें होपफुली होगा, ये बना हुआ है टेबल। ठीक है, सोल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड, ये जितने भी टॉपिक्स मार्क किए सारे वो टॉपिक्स है, तो आपके पेपर में समझ लें 90 to 80% पेपर आपका इसमें से होगा होपफुली। तो सोल्यूशन है, कोलाइड है, सस्पेंशन है। पहले तो आपने तीनों की डेफिनेशन लिखनी है। अब डेफिनेशन में क्या है कि सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, कोलाइड्स होते हैं वो हेटेरोजीनियस होते हैं, और सस्पेंशन का साइज और थोड़ा सा बड़ा होता है, वो भी हेटेरोजीनियस होते हैं, वो भी कंप्लीटली मिक्सेबल नहीं होते। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। अगर आप वाटर के अंदर कोई चीज डिसॉल्व कर रहे हैं, जैसे साल्ट को डिसॉल्व करते हैं, तो क्या साल्ट और वाटर को आप सेपरेटली नजर नहीं आते, वो एक ही चीज बन जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर आप उसमें ऑयल डाल दें वाटर में, तो आपको ऑयल की अलग लेयर नजर आएगी और वाटर की अलग लेयर नजर आएगी। तो वो जो होते हैं उनको कहते हैं हेट्रोजीनियस। तो कोलाइड से होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, और सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस होते हैं। लेकिन सोल्यूशन जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, वो आपको सेपरेटली नजर नहीं आते, बल्कि वो एक ही चीज नजर आती है। नेक्स्ट इज इनके साइज में डिफरेंस आ जाता है। जो पार्टिकल होते हैं सोल्यूशन में, उनका साइज होता है 0.1 to 1 नैनोमीटर, 1 से 10⁻³ नैनोमीटर। फिर अगर इससे भी बड़ा साइज है तो वो सस्पेंशन में आ जाएंगे। साइज में भी याद करना बड़ा मुश्किल नहीं है। देखिए 0.1 से 1 नैनोमीटर है, उसी से आगे स्टार्ट करें 1 से 10⁻³ नैनोमीटर है, उसी से आगे स्टार्ट करें 10⁻³ से आगे तक। तो दो पार्ट, दो आपकी ये बन जाएंगे। तीसरी चीज क्या है, ये है कि क्या वो फिल्टर पेपर में से पास कर सकते हैं। तो जो सॉल्यूशंस होती हैं, अब उसका साइज बहुत छोटा है, तो वो नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी और अल्ट्रा फिल्टर पेपर से दोनों से पास कर जाएंगे। कोलाइड्स में आए तो कोलाइड्स क्या है कि वो नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो पास कर जाएंगे, लेकिन जो अल्ट्रा फिल्टर है वो इसको पास नहीं करवाएगा। और सस्पेंशन का साइज इतना बड़ा होता है कि ना नॉर्मल में से वो गुजरते हैं, ना वो अल्ट्रा में से पास कर सकते हैं, दोनों को ब्लॉक कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट, स्कैटर। लाइट को क्या स्कैटर कर सकते हैं? सॉल्यूशंस में से लाइट स्ट्रेट पास कर जाती है, वो स्कैटर नहीं करती, क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है। ये देखें 0.1 से 1 नैनोमीटर है, तो लाइट उसके ऊपर फॉल करेगी, स्कैटर नहीं होगी। अच्छा, कोलाइडल के अंदर क्या होता है, स्कैटर करती है, और सस्पेंशन का भी साइज बड़ा होता है, वो भी स्कैटर करती है। नेक्स्ट, सोल्यूशन में जैसे आपने शुगर को और वाटर को मिक्स कर दिया है, तो क्या आप इसको सेपरेट कर सकते हैं? तो इसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। बहुत से केमिकल टेस्ट वगैरह करवा के आप सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकली आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो कोलाइड्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। सस्पेंशन को आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे सैंड और वाटर को आपने मिक्स किया हुआ है, तो सैंड को आप वाटर से इजीली सेपरेट कर सकते हैं, तो ये सेपरेट हो सकते हैं, बाकी नहीं होते। जैसे मडी वाटर एग्जांपल दी हुई है, सैंड प्लस वाटर की एग्जांपल कर सकते हैं। कोलाइड्स में मिल्क आ जाएगा, सोल्यूशन में सी वाटर आ जाएगा। ये सारी एग्जांपल्स हैं इनकी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट ये 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर बहुत ही कम भी करते हैं तो 3 पॉइंट आपने लाजमी याद करने हैं। मोस्टली ये लॉन्ग में आ जाता है, और शॉर्ट में आया तो 3 पॉइंट्स तो आप लिख ही लेंगे। लॉन्ग में भी आया तो अगर 3 लिखते हैं तो आपको आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी पर जाएं तो ये हमारे पास टॉपिक आता है, यहाँ पर लिखा हुआ। इसमें से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास एक सोल्यूशन है
तो डिजोल्व नहीं हो रहा फर्दर, तो आप क्या करेंगे, उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करें। मोस्टली सोल्यूशन, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मोस्टली सोल्यूशन ऐसे होती हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सोलिबिलिटी इंक्रीज। सब कंपाउंड्स की नहीं, जनरली मोस्टली की ऐसे ही होता है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ये रिलेशन इनवर्स होता है, सोलिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वो सोलिबिलिटी कम हो जाती है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है इनकी, KCl, NH4Cl, ये है फर्स्ट वाली टाइप की एग्जाम्पल। NaSO4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है सेकंड वाली टाइप की एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट टाइप्स आपके पास आई हैं। एग्जाम्पल्स बात कर लेनी है। रिलेशन मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी एंड टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी। मोस्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जिसमें टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी और बहुत अच्छी एग्जाम्पल है एयर। जब आप वाटर को बॉईल करते हैं तो बबल्स क्यों बनते हैं? बबल इस वजह से बनते हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन है या बाकी गैसेस होती हैं वाटर के अंदर मिक्स हुई होती है। अब जब आप इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उन गैसेस की सोलिबिलिटी डिक्रीज कर जाती है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। सेकंड रिलेशन, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, गैसेस की सोलिबिलिटी डिक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से वो गैस उस वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती और वो बबल्स की फॉर्म में बाहर आती है। तो बॉईल करते हुए वाटर क्या होता है, ये सेकंड वाला रिलेशन शो करता है कि डिक्रीज इन सोलिबिलिटी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक इसका। चैप्टर नंबर 2 में से ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 क्वेश्चन बताए हैं, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लेते हैं, आपका इसमें से होपफुली जो भी क्वेश्चन आएगा वो अटेम्प्ट हो सकता है। एक्सरसाइज में भी यही चीजें हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा एक और क्वेश्चन करना है ना अटेम्प्ट, तो आप एलोट्रॉप्स के टॉपिक पर आ सकते हैं। एलोट्रॉप्स में से भी ना ज्यादातर बकी बॉल आ जाता है। बकी बॉल कार्बन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, फुटबॉल शेप होती है, उसमें कितने कार्बन वगैरह आते हैं ये आप वहां से देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने वहां से, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत कर लें, लेकिन वो 4 लाजमी आपने। अब सेकंड चैप्टर में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता दें, व्हाट्सएप मैसेज कर दें, नहीं है तो नो इशू का मैसेज कर दें। ओके, सोलिबिलिटी का टॉपिक दोबारा से एक्सप्लेन करने की रिक्वेस्ट आई है तो मैं कर देता हूँ। सोलिबिलिटी मैंने बताया था दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोस्टली हम ये कहते हैं कि सोलिबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, कि आप जैसे शुगर डिजोल्व नहीं हो रही, गर्म पानी में डालेंगे शुगर डिजोल्व हो जाएगी आराम से। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सोलिबिलिटी उसकी ज्यादा हो जाती है। ये तो जनरली कॉन्सेप्ट में आ जाता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, वो कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी इंक्रीज नहीं करती बल्कि डिक्रीज कर जाती है। एग्जाम्पल मैंने अभी की, एयर में जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एयर वाटर में डिजोल्व नहीं होती, जिसकी वजह से बबल्स की फॉर्म में बाहर आती है। तो ये दो रिलेशन हैं, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी और सोलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड सोलिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ना गेस्ट पेपर में शेयर किए हुए हैं, ये देखें। गेस्ट पेपर का लिंक मैंने वो चैनल में ही अपलोड किया, आप वहाँ पर से ले सकते हैं। टॉपिक सामने है, स्क्रीनशॉट किसी ने लेना है तो वो भी ले सकता है। चैप्टर नंबर 2 मैटर है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, एक्वस फ्यूजन, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्यूशन। ठीक है, होपफुली नेक्स्ट बस यही है और कोई इशू नहीं है, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स तो तकरीबन हर स्कूल में सबसे पहले चैप्टर जब हो और सबसे पहले इंपॉर्टेंट मार्क करने का आया क्वेश्चन आए ना, तो ये आपका हर टीचर जो है वो इन्हीं में से क्वेश्चन सिलेक्ट करता है कि रदरफोर्ड और बोहर होना चाहिए लाजमी। ठीक है, या तो रदरफोर्ड आ जाए या बोहर आ जाए। तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है यही रदरफोर्ड और बोहर एटॉमिक मॉडल। अब पहले अभी हम ना रदरफोर्ड कर लेंगे, फिर हम क्लास को एंड करेंगे क्योंकि क्लास का 1 आवर का टाइम होता है। फिर हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे, 15 मिनट्स की क्लास और लेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो अभी फिलहाल अभी हम रदरफोर्ड कंप्लीट करते हैं, फिर हम बोहर पे आएंगे। बोहर हम नेक्स्ट क्लास दोबारा से ज्वाइन करेंगे। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, रदरफोर्ड ने हमें बताया कि न्यूक्लियस क्या होता है
और एटम का स्ट्रक्चर जो है उसमें न्यूक्लियस का रोल क्या है, ये सब कुछ रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में मैं पता चला। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो ये है कि उसने यूज किया एक सोर्स जो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल्स के लिए जो सोर्स उसने यूज किया था वो यूज किया था पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम एक हैवी मेटल है, उसमें क्या करते हैं वो रेडिएशन एमिट करता है अल्फा की रेडिएशन। वो अल्फा रेडिएशन उसने पास करवाई एक गोल्ड फॉइल में से, और जब वो गोल्ड फॉइल में से पास की है तो वो स्कैटर करी है डिफरेंट डायरेक्शन। अब वो स्कैटरिंग जो हुई है वो किस तरह हुई है उसको ऑब्जर्व करने के लिए उसने ये एक प्लेट, और इस प्लेट का नाम दिया बहुत मोस्टली जिंक सल्फाइड से बनाई। इस प्लेट की प्रॉपर्टी ये है कि अगर इसके ऊपर कोई अल्फा रेडिएशन पास करती है, फॉल करती हैं, तो वो इस पॉइंट पर आपको स्पॉट बना देता है, फ्लोरोसेंट होती है, ग्लो करती है वहां। तो अगर ये डायग्राम बनाना मुश्किल है ना, मैं आपको एक सिंपल सी डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर, वो आप बना लीजिएगा। ये आपके पास पोलोनियम सोर्स है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन निकालें और यहाँ पर लिख दें कि ये गोल्ड फॉइल है, और आपने यहाँ पर की प्लेट लगा दें। लाइंस बाहर निकालें, ठीक है, मोस्टली स्ट्रेट निकाल दें और कुछ रिफ्लेक्ट कर दें। इसके ऊपर लिखें कि ये अल्फा था, ये जो प्लेट है इसके ऊपर लिख दें कि ये था, ठीक है। इस पर जो नाम मैंने बताया वो लिख दें प्लेट, ठीक है। ये आप छोटी सी डायग्राम इस तरह बना सकते हैं, क्योंकि ये डायग्राम 3D बनी हुई है, बनाना थोड़ा सा मुश्किल। अच्छा, जब इसने सारा एक्सपेरिमेंट किया उसने कुछ ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन क्या की कि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स थे ना वो स्ट्रेट पास कर गए। जैसे ये देखें फर्स्ट पॉइंट भी यही लिखा हुआ है कि अल्फा पार्टिकल मोस्टली स्ट्रेट पास कर जाते हैं। अब इसकी रीजन क्या है, उसने एक्सप्लेन ये किया कि एटम्स के बीच में जो है, न्यूक्लियस के बीच में स्पेस बहुत बड़ी है, तो अल्फा पार्टिकल इस तरह स्ट्रेट पास कर जाते हैं बजाय ये कि वो डिफ्लेक्ट हो। तो स्पेस ज्यादा है, इस वजह से अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास कर। सेकंड क्या है कि जो अल्फा पार्टिकल है, कुछ अल्फा पार्टिकल 90 या 90 से बड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूक्लियस पर भी चार्ज होता है पॉजिटिव, तो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करेंगे, और 90 या 90 से भी ज्यादा बड़े एंगल पर ये डिफ्लेक्ट होते हैं। तो रीजन क्या थी कि अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और डिफ्लेक्शन हो। थर्ड, कि जो अल्फा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन से उसको स्कैटर नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए ये मैंने डॉट लगाई है ना, समझ लो इतना ही साइज है। अब इतना बड़ा अल्फा पार्टिकल जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स हो, वो एक छोटे से इलेक्ट्रॉन से इफेक्ट नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स अल्फा पार्टिकल इफेक्ट नहीं करते, वो सीधा मूव। जब इसने ये सारा ऑब्जर्वेशन की ना, तो इसने एक मॉडल बनाया। उस मॉडल में इसने कहा कि जो एटम का स्ट्रक्चर है ना, वो इस तरह के सेंटर में न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स है जो सर्कल, ठीक है। इसका एक और पॉइंट ये था कि ये जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है ना, ये छोटा होता जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसा होता, मींस ये अगर ये चीज आती कि उसने कहा था कि कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है, अगर वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है ना, तो इसका ये मतलब है कि वो उसका रेडियस जो है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अगर ऐसा होता तो किसी टाइम पर आके इसने तो न्यूक्लियस के अंदर मर्ज हो जाना था और एटम्स एग्जिस्ट ही ना करते। तो एटम की एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि इनका ये कॉन्टिन्यूसली लाइट एमिट नहीं कर रहे, कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इनका रेडियस भी कम नहीं हो रहा, इसका ये मतलब बनता है। और एटम का स्ट्रक्चर इस वजह से मेंटेन है, ये इसका ड्रॉबैक भी था। ड्रॉबैक में देखें, क्लासिकल फिजिक्स सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल विल एमिट एनर्जी कंटीन्यूअसली। अभी मैंने बताया ना कि उसने कहा था कि एनर्जी कंटीन्यूअसली एमिट करेगा जब वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, लेकिन जो ऑर्बिट है इसकी वजह से स्मॉलर होने लग जाएगा। अगर स्मॉलर होता है तो वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों कंबाइन हो जाएंगे और खत्म हो जाएगा। तो अगर ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन बाद में जब स्पेक्ट्रम एनालिसिस की गई तो पता चला कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आता, बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम आता। कॉन्टिन्यूसली लाइट एमिट नहीं होती, किसी एक रीजन के अंदर लाइट एमिट होती है। तो इस तरह आपको ये सेकंड पॉइंट भी प्रूव हुआ कि रॉन्ग है। तो इसके दो पोस्टुलेट्स थे, वो दोनों रॉन्ग निकले। तो इसने फाउंडेशन बना दी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को अब स्टडी किया जाए, ठीक है। तो इसके बाद फिर बोहर ने वर्क किया और बोहर की जो थ्योरी थी उसके 5 पोस्टुलेट्स थे। मेरे ख्याल में भी टाइम है, हम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो
पहला पॉइंट क्या था, उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ये तो पिछले वाले में भी था, ठीक हो गया। इसने कहा कि हर एक पाथ को हम कहते हैं एनर्जी लेवल, ठीक है, हर एक शेल को, हर एक ऑर्बिट को हम कहते हैं एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक शेल के अंदर है ना, उसके पास एक फिक्स एनर्जी है। सेकेंड पॉइंट, कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड करती है डिस्टेंस पर। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के अंदर है तो उसकी एनर्जी होगी जो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, जितना ज्यादा दूर होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। जितना ये न्यूक्लियस के क्लोज है, अगर वो फर्स्ट शेल में है तो उसकी एनर्जी कम है, अगर सेकेंड शेल में होगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा, थर्ड शेल में एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह लेवल बाय लेवल उसने बताया कि हर एक शेल की अपनी एनर्जी है, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। थर्ड पॉइंट, अब जब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास मैस भी है, इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहे हैं, तो अगर किसी बॉडी के पास मैस हो और वो मूव भी कर रहा हो तो उसके पास होता है मोमेंटम, ठीक है। अब ये जो मोमेंटम है ना, सर्कुलर पाथ की वजह से इसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम उसने बताया वो क्या है, h डिवाइडेड बाय 2 पाई। h को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 6.626 10 टू द पावर माइनस 34 जॉल सेकंड। पाई की वैल्यू 3.14। सिर्फ फार्मूला इतना नहीं है, जो इसका एक्चुअल फार्मूला है ना वो है एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। एन क्या है, नंबर ऑफ शेल, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में है, थर्ड में है, तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह आप लिख देंगे, ठीक है। मैं पूछता हूं आपसे क्वेश्चन कि बताएं एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का क्या होगा अगर वो सेकंड शेल में है, तो आप यहाँ पर एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे। अगर क्वेश्चन ये है कि एंगुलर मोमेंटम बताएं फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फर्स्ट शेल, तो आप एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो बाकी एच की वैल्यू कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करें, आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका वो है फोर्थ वाला, लाइट। अगर पहले वाले शेल की एनर्जी कम है, दूसरे की ज्यादा है, तो क्या होगा कि अगर ये पहला वाला शेल का जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो ये जंप करके हाई एनर्जी पे चले जाएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी पर जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब हाई से वो लो की तरफ आएगा तो वो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी ना वो एमिट कर दी। तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों एनर्जी सेम हो। और अगर इस एनर्जी की, इस लाइट की एनर्जी निकालनी हो तो उसके लिए फार्मूला था वो फिफ्थ पॉइंट में बताया, डेल्टा इक्वल टू E2 माइनस ई। ये दोनों टॉपिक्स शॉर्ट में आ जाए, लॉन्ग में आ जाए, किसी तरह भी ये टॉपिक मस्त आते हैं, ठीक है। तो आपने ये लाजमी प्रिपेयर करना है, इस पर कोई चॉइस आप अपने आप को ना दें। इन दो टॉपिक्स में से कोई चीज पूछनी है तो मुझे मैसेज कर दे, क्लास में एंड करता हूँ, दोबारा से उसी लिंक के थ्रू आप क्लास को ज्वाइन करेंगे। मैं री शेयर कर देता हूँ चैनल के अंदर ही, आप उसे क्लिक करें और ज्वाइन करें क्लास, ठीक है। दोबारा से कर लिया है, हम अगेन स्टार्ट करते हैं जहाँ पर एंड किया था। अगला जो टॉपिक है ना हमारा, एक तो रदरफोर्ड और बोहर का था, और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कैटाइंस और एनाइंस का है, ठीक है। अब कैटाइंस और एनाइंस के ना इम्पोर्टेंट है, इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी, कैटाइन कैसे बनाते हैं, एनाइन फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सब चीजें भी इसी में ही आएंगी। तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, एनाइन और कैटाइन वाला। एनाइंस ऐसे कंपाउंड, ऐसे स्पीशीज होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैटाइंस एनाइंस ऐसे होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैटाइंस के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आता है और वो इस वजह से आता है क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। एनाइंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज इस वजह से आता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम, न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है या गेन करता है तो वो कैटाइंस और एनाइंस बनाता है। अब ये कैटाइंस बनेंगे कैसे, एनाइन कैसे बनेगा, इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। पहले आते हैं हम सोडियम के ऊपर। मैं इसको जरा जूम इन करता हूँ, इसी स्ट्रक्चर को हम यूटिलाइज करते हैं ये। अच्छा, हम सोडियम के ना कैटाइन फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं। सोडियम के पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, चेक करते हैं कि वैसे इलेक्ट्रॉन कितना लूज कर सकते हैं, क्योंकि कैटाइन करना है तो लूज करना है, एनाइन करना है तो गेन करना है।
ऑक्टेट और ट्रिपलेट रूल का पता होगा आपको। ऑक्टेट रूल में ये होता है कि ऐसे स्पीशीज, ठीक है, जो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने आखिरी शेल में कंप्लीट करते हैं तो वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। और हर एलिमेंट यही चाहता है कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, या वो ऑक्टेट कंप्लीट करे या वो अपना डुप्लेट कंप्लीट। अच्छा, सोडियम जो है वो ऑक्टेट कंप्लीशन की तरफ आता है। अब जब ये देखें कि ये पहला शेल जो है इसमें 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर 2p6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक भी ऐसे कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर 11 के साथ होता है। अब 11 एटॉमिक नंबर को अगर हम देखें तो वो होगा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले में आएंगे, फिर 2 आएंगे 4 हो गए, फिर 6 आएंगे 10 हो गए, और एक रह जाएगा वो लास्ट वाले में आएगा। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स इसके आपने पूरे करे। अब लास्ट शेल जो था ना वो थर्ड वाला शेल था, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला जो शेल था ये लास्ट शेल। अब इस लास्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कर दे, ठीक है, तो इसके पीछे जो चीज बच जाएगी वो बचेगी 1s2, 2s2, 2p6। अब इसके लास्ट शेल में देखें 2s2, 2p6 वाला शेल है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 एक में है और 2 एक में है, तो ठीक हो गया ऑक्टेट कंप्लीट कर। तो जब सोडियम अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो लूज करेगा तो वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया ना तो उसका आखिरी शेल भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर डायग्राम पे आते हैं, तो डायग्राम में देखें पहले बनाना भी होता है साथ। अब पहले आपने सोडियम का स्ट्रक्चर बनाना है। पहले शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं, ये देखिए पहला शेल 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। फिर आपने दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने, 10, अभी भी एक रहता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 था तो पहले में जाएगा। तो आपने जब आपने पहले 10 पूरे, पहले 2, दूसरे में 8, तो तीसरे में आ जाएगा 1। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका जो आखिरी शेल है वो खत्म हो जाएगा। पहले हमने 3 शेल्स बनाए थे, अब हमारे पास सिर्फ ये 2 शेल्स हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स थे तो अब इसके पास बच जाएगी तो एक इलेक्ट्रॉन जो इसने था लास्ट वाले शेल इसने लूज किया तो इस पर चार्ज आ जाएगा +1 का। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होते तो हम लिखते हैं यहाँ पर +2, 3 पर +3। जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए ना आपने उतना 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन लिख देना। जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो +2 ई नेगेटिव, 3 करता तो +3 ई नेगेटिव, इस तरह लिखते, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में देखें एटॉमिक नंबर होता है इसका 12। एटॉमिक नंबर 12 के अकॉर्डिंग करें तो फर्स्ट शेल में 1s2, दूसरे में 2s2, 2p6 और तीसरे 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए 12। पहले वाले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2। अच्छा, स्ट्रक्चर पर आते हैं। स्ट्रक्चर देखें इसमें भी यही है। पहले वाले शेल में 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वाला 8 हो गया, 9, 10, 10 तो 2 शेल्स में आ गए। आखिरी शेल में 2, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये 2 हैं जो आखिरी शेल में। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, तो ये आखिरी वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा और उसके रिजल्ट में जो बाकी बच जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। अब ये देखें इसने भी अपना ऑक्टेट क्या किया है, कंप्लीट लिया है। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 6, तो टोटल मिलकर हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, आपने इन दोनों को कंबाइन किया, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो अब जो नई चीज बनेगी उसमें पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तो टोटल हो गए 10। पहले 12 थे, 2 इसने लूज कर लिए, अब बच गए इसके पास सिर्फ 10। अब इसके ऊपर चार्ज मैंने पहले बताया था कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो 1 चार्ज आएगा, +1 चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो +2, और आगे भी हम लिखेंगे क्या, +2 ई नेगेटिव। पहले हम 1 ई नेगेटिव लिख रहे थे क्योंकि 1 चार्ज इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था। ये तो था स्ट्रक्चर कैटायन फॉर्मेशन का। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो इसके लिए जो ज्यादातर आ सकता है वो एल्यूमिनियम का है, ठीक है। ये अलावा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप पोटाशियम को प्रैक्टिस करें, कैल्शियम को प्रैक्टिस करें। ये आपकी सेल्फ असेसमेंट में भी ये चीजें लिखी होंगी। जैसे एल्यूमिनियम का ये देखें सेल्फ असेसमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है। आप पोटाशियम को ट्राई कर लें, आप कैल्शियम की कैटायन फॉर्मेशन करें, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है वो है एनाइंस का। एनाइंस में ना इसको ऑपोजिट करना है। पहले इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहे हैं, अब हम इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे। पहले +1 का चार्ज या +2 का चार्ज आ रहा था, अब -1 का या -2 का आएगा। पहले हम +1 इलेक्ट्रॉन या +2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो राइट साइड पर लिख रहे थे, अब हम लेफ्ट साइड पर लिखेंगे, ठीक है। तो बाकी मेथड वही है,
बस आपने इसको रिवर्स कर देना है। अच्छा, ये देखिए फ्लोरीन की हुई है। फ्लोरीन में 1s2 2s2 2p5, तो टोटल हो गए 9, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका होता है 9। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, 1s2 2s2 2p5। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा तो टोटल हो जाएंगे 6। अब लास्ट सेल में देखें ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। पहले इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, पहले इसके पास टोटल थे 7 इलेक्ट्रॉन, हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पर आए आगे, फ्लोरीन देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 इलेक्ट्रॉन इसमें आपने बना दिए, पहले में 2 और दूसरे में 7। ठीक है, अब इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, तो क्या बनेगा, फ्लोरीन बन जाएगा, और फ्लोरीन के ऊपर ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पहले 9 इलेक्ट्रॉन थे, अब 10 हो गए हैं। पहले एक इलेक्ट्रॉन कम था, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से उसके ऊपर -1 चार्ज है। तो जो हम पहले कैटायन फॉर्मेशन कर रहे थे ना, उसका एग्जैक्टली समझ लें ऑपोजिट है, गेन लॉस करना है। -1 था, +1 था, तो -1 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट साइड पर लिख रहे थे, अब हमने लेफ्ट साइड पर लिखने हैं, और डिफरेंस नहीं है कुछ। ठीक है, ऑक्सीजन का देख लें, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो लास्ट शेल में भी 8 पूरे हो जाएंगे, और चार्ज इसके ऊपर आएगा -2 का। प्रैक्टिस के लिए आप नाइट्रोजन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के अलावा आप सल्फर को ट्राई कर सकते हैं, फास्फोरस को भी ट्राई कर सकते हैं। ये 3 जो है वो प्रैक्टिस के लिए आप अपने पास लिखें। ये तो थी केटाइन और एनाइन की फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक भी हमारा इसी तरह कवर हो जाता है। बस एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो रूल होता है ना, उसको हम कहते हैं, आपकी बुक तक जो रूल लिखा हुआ है वो है ऑफ प्रिंसिपल का। अब इस ऑफ वर्डिंग जिसकी डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, ऑफ प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन उस सब शेल के अंदर जाते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है। जैसे 1s सबसे पहले फिल होगा, फिर आप 2s को फिल करेंगे, फिर 2p को फिल किया जा रहा है। ठीक है, फिर 3s आता है, 3s के 4s, यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, 3d लिख देते हैं, 4s आता है, 3। तो ये सीरीज आपने सच लानी है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर दें, एंड तक ले जाएं। ठीक है, अब जितने भी है ना उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। p में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और d में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। आपने यहाँ प्रिपेयर करना है, इससे ज्यादा है भी नहीं, आपका 4s तक कंप्लीट हो जाएगा। तो d में वैसे 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और f में अगर आ जाएं तो f में 14। तो जब तक आपका पहला शेल कंप्लीट नहीं होता ना, पहला सब शेल कंप्लीट नहीं होता, तब तक आप अगले वाले नहीं जाते। जब तक आप 1s नहीं फिल करते तब तक आप 2s पे नहीं जा सकते, 2p पे भी नहीं जा सकते, इस तरह आगे भी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये डेफिनेशन आ सकती है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपकी बुक में तकरीबन जो आपने करने होते हैं वो कैल्शियम तक करनी होती है। कैल्शियम तक आपकी बुक में शायद मेंशन की हो, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक आपने प्रैक्टिस कर ली। ये जो मार्क्स हैं ये आपके फ्री के मार्क्स हैं, तो इसमें जो है आपको कोई लॉस नहीं करना। 3 नंबर मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है तो आपको फुल नंबर मिलेंगे, कोई ऑफिशियल कटिंग वगैरह इस तरह की कोई चीज नहीं हो सकती। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट दफा पेपर में भी आया हुआ है। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन आइसोटॉप्स। सिमिलैरिटीज कुछ लिखनी होती हैं, कुछ डिफरेंसेस लिखने होते हैं कि जो आइसोटॉप्स के बीच में हो सकते हैं। आइसोटॉप्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होता है। ये डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी हुई है। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मैस नंबर डिफरेंट होता है। इसको इस तरह भी डिफाइन करते हैं। एक और डेफिनेशन इसकी ये बनती है कि आइसोटॉप जो है वो एलिमेंट एटम्स है एलिमेंट के, जिनका एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन ये भी बन सकती है, आइसोटॉप्स एटम ऑफ एन एलिमेंट है, ऐसे एटम है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। अब देखिए क्वेश्चन में ही मैंने आपको 3 सिमिलैरिटीज 3 डिफरेंसेस बता दी। 3 सिमिलैरिटीज क्या है कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। ये देखिए ऊपर 5 पॉइंट्स लिखे हुए ना, यही है। इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अभी वैसे याद हो जाना चाहिए 3 चीजें, एटॉमिक नंबर,
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तीन चीजें सिमिलैरिटीज में आएंगी। डिफरेंसेस में क्या आता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, एटॉमिक मास, और एक मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बताई, फिजिकल प्रॉपर्टी आपको एटलीस्ट तीन तो आनी चाहिए, वो तीन आपकी बुक में लिखी हुई है। जैसे इनके नेचुरल अबंडेंस भी एक डिफरेंस में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है और भी बहुत से पॉइंट बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपने ये तीन पॉइंट सिमिलैरिटीज के, तीन डिफरेंसेस, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पार्ट है आइसोटॉप से रिलेटेड, वो है यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। ऑलमोस्ट आपकी बुक में 8 यूजेस लिखी हुई हैं, और ये भी पेपर रिस्पेक्ट से बहुत दफा आ चुका है क्वेश्चन के व्हाट आर द यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप के यूजेस ये आपको याद करना ही है, सिंपल, और इसमें कोई है नहीं है समझने वाली चीज नहीं है। यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स, रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 किसे यूज किया जाता है? थायराइड को, थायराइड के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोस करने के लिए। सोडियम को ब्लड के फ्लो के लिए, सोडियम आयोडीन 120 को इमेज के लिए, ब्रेन की इमेज बनाने के लिए। कोबाल्ट 60 को कैंसर सेल्स को किल करने के लिए। कार्बन 14 कार्बन डेटिंग के लिए। इस सब बाकी चीजें अभी आपके ये 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 7 के 7 आपके। इस चैप्टर में से अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो होपफुली आपका ये टॉपिक भी सारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया कि अब 3 चैप्टर्स की है ना, तीनों को हम रिवाइज कर देते हैं कि की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या। सामने मैं आपके ना गेस्ट पेपर शेयर करता हूँ, जो एकेडमी के चैनल पर भी अपलोड हुआ हुआ है। आज की जो क्लास में हमने 3 चैप्टर्स कवर किए हैं। एक है नेचर ऑफ साइंस, जिसमें ब्रांचेस को हमने डिस्कस किया, और फिर ब्रांचेस के आगे हमने ये भी कहा था कि आपको स्टेटमेंट दी जा सकती है और स्टेटमेंट की ब्रांच पूछी जाएगी। तो ये डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया, और किसी को चैप्टर 1 स्किप हो गया तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, होपफुली आज ही मैं अपलोड कर। सेकेंड, चैप्टर नंबर 2 में से प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने कहा था कि टेबल एक है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद करना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और एक्वा सॉल्यूशन। इन तीनों में डिफरेंस था, डेफिनेशंस थी, एग्जांपल्स थी, वो तीनों मार्क करवा दी थी कहाँ कहाँ पर। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये भी तीनों हमने कवर कर दिए। कोलाइड, सस्पेंशन और सॉल्यूशंस में जो डिफरेंस है वो भी हमने कवर कर दिया। तो ये थर्ड पॉइंट भी इसका कंप्लीट है। फोर्थ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी, ये 2 दफा रिपीट भी हुआ, पहले बताया, एक दफा टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोलिबिलिटी के, और एक दफा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विद एग्जांपल्स। उसके बाद नेक्स्ट पे आए तो चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर और रदरफोर्ड। लॉन्ग के रिस्पेक्ट में दोनों इंपॉर्टेंट है, हो सकता है बोहर आ जाए, हो सकता है रदरफोर्ड आ जाए। अगर शॉर्ट में आता है तो रदरफोर्ड के ज्यादातर डिफेक्ट्स आते हैं लिखने के लिए। कैटाइंस और एनाइंस की डेफिनेशंस है और साथ स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑब्बो प्रिंसिपल आपको बताया, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी कैसे है, पहले 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p। आपकी बुक में 20 एलिमेंट्स की लिखी होंगी, वो आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। आइसोटॉप्स की डेफिनेशन और सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस का एक क्वेश्चन बनता है, वो इंपॉर्टेंट है। और यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स जो अभी 8-7 लिखे हुए आपकी बुक में, वो 7 आप फिलहाल अब क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। 3 चैप्टर्स आपके यहाँ पर कवर हुए हैं। आप के लिए आप इसको आज प्रिपेयर करें। नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग क्या होगी वो मैं आपके साथ चैनल में ही शेयर कर दूंगा, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट जितने चैप्टर्स हमसे कवर हो सके वो हम उस नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कवर कर दें। 15 के 15 चैप्टर्स जो है वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे चैनल पे, वो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर दें, या तो मैं उसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। 2 to 3 मिनट्स है आपके पास, जल्दी से मैसेज करें, वाइंड अप करते हैं और फिर क्लास है। ठीक है, ऑल क्लियर का मैसेज आ गया है। अब इसको प्रिपेयर भी कीजिएगा, जितनी चीज़ें आपको बताई हैं।
ठीक है, मेरे ख्याल से आपकी कोई और इशू नहीं है, तो क्लास फिर हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। बेस्ट ऑफ लक प्रिपरेशन के लिए भी, और ये आपके पिछले पेपर्स भी अच्छे हुए होंगे, नेक्स्ट पेपर भी हो जाएगा। बाकी क्लासेस जो होंगी ना, बाकी सब्जेक्ट्स की भी होपफुली मैं क्लासेस अरेंज करवाता हूँ आपकी। हम यहाँ पाकिस्तान स्टडीज और इस तरह के बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी, फिजिक्स की भी होगी, मैथ्स की भी होगी। मैथ्स का तो आपका पेपर हो चुका है, फिजिक्स की आपकी क्लास रहती है, वो भी फिर हम कंडक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल्स जो चैप्टर के अंदर हैं, जैसे कैटाइन और एनाइंस की जो एग्जांपल्स है वो लाजमी कीजिएगा। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट में लिखा हुआ है तो वो भी लाजमी अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है ताकि आपका इसमें कोई मार्क्स कटे ना। और जिस चीज की एग्जांपल होगी वैसे मैं साथ साथ बताऊंगा, कैटाइन और एनाइन के सोल्यूशन वाले जितने भी क्वेश्चन है उनकी आपने एग्जांपल्स खुद कर लेनी। चैप्टर वन में सिर्फ ब्रांचेस, और चैप्टर वन में ब्रांचेस से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, वो आपने अटेम्प्ट कि स्टेटमेंट दी जाएगी, उस स्टेटमेंट से आपसे ब्रांच पूछी जाएगी, कौन सी ब्रांच है वो आपने एक्सप्लेन करनी होगी या सिर्फ नाम लिखना होगा। ठीक है, बेटा अल्लाह हाफिज सब, अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर दी अपकमिंग एग्जाम। अल्लाह हाफिज।